नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या स्लिप डिस्क की चर्चा करेंगे, जो आजकल बहुत सामान्य समस्या होती जा रही है और अनेकों लोग इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी अब इसकी चपेट में आने लगे हैं, युवा भी चपेट में आने लगे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो यौगिक कार्यक्रम आज बताने का अभिप्राय है वह सिर्फ इतना है कि हम क्या करें कि हम इस रोग से बच जाएं, इस रोग की चपेट में हम आने ही ना पाएं। पहले से ही यदि हम सावधान रहें और इन क्रियाओं का अभ्यास करते रहें तो हम इस रोग की चपेट में कभी भी नहीं आ सकते हैं। तो आइए अब हम बताते हैं आपको कि आप क्या क्या करें। सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने स्पाइन को बहुत अच्छी तरह से मजबूत करने का अभ्यास करें। जो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको टेढ़े नहीं बैठना है, बिल्कुल अपनी रीढ़ को सीधा करके बैठें। नीचे यहाँ पर लंबर का पार्ट है, जो लंबर में 5 वर्टिब्रा होती हैं। डार्सल के नीचे 5 वर्टिब्रा जो हमारे कमर के भाग को बनाती हैं, उन वर्टिब्रा के बीच के डिस्क में जब कोई सूजन आने लगे या उनमें इन्फ्लेमेशन आने लगे या उनकी डिस्क अपनी जगह से हट जाएं, जब डिस्क अपनी जगह से हट जाती हैं तो उसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं। और जब उनमें सूजन आने लगती है या उनका जो फ्लूइड है अंदर के डिस्क का वह किसी भी तरह से बाहर निकलने लगता है या फ्लूइड कम बनने लगता है, धीरे धीरे फ्लूइड बिल्कुल कम बनने लगता है, तो उस स्थिति में हमें लंबर की समस्याएं आने लगती हैं। तो या लंबर के नीचे जो सेक्रल और कॉक्सिजियल है वहाँ पर भी समस्याएं इसी से संबंधित आने लगती हैं, इसी तरह की समस्याएं आने लगती हैं। तो उनसे बचाव के लिए हमें अपने सबसे पहले पोस्चर को ठीक करना होगा। बिल्कुल हम सीधा बैठें, कुर्सी पर बैठते हैं, ज़मीन पर बैठते हैं, खड़े होते हैं तब भी सीधे खड़े हों। तो इस तरह से सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा, अपने रीढ़ में हमने अब कुछ जो कमजोरियां पैदा कर ली हैं अभी तक अपने गलत खान पान से, गलत पोस्चर से हमने जो कमजोरियां पैदा कर ली हैं उसको भी ठीक करना होगा। उसको ठीक करने का क्या तरीका है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अपने दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करें और पीछे हम सिर पर रखें। इस तरह से रख करके अब हम एकाग्रता पूर्वक, माइंडफुल पूर्वक, क्योंकि इस पूरी समस्या का कारण ही जो है वह हमारा तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, वरी, यही सब है। तो जब हमारी एकाग्रता बढ़ने लगती है तो ये सारी चीज़ें अपने आप गायब होने लगती हैं। तो आइए हम लोग पूरी तरह से एकाग्र होकर के अब दाहिनी ओर झुकें। जितना आप झुक सकते हो, यहाँ तक आ सकें यहाँ तक आएँ, यहाँ तक आ सकते हो यहाँ तक आएँ, पूरा नीचे तक आ सकते हो तो नीचे तक आएँ। लेकिन यहाँ सपोर्ट नहीं लेना है, बस केवल ऐसे टच रखना है ताकि आपका पूरा यहाँ खिंचाव आए। फिर वापस आ जाएं। तो इससे पूरे रीढ़ में आपके खिंचाव आ रहा है साइड में। अब इसी तरह दूसरी तरफ करें। यहाँ थोड़ी देर रुके रहें, इसका अनुभव करें, खिंचाव का, दबाव का, और फिर वापस आ जाएं। फिर इसी तरह से आगे की ओर झुकें, यहाँ भी इसका अनुभव करें, खिंचाव का, दबाव का, फिर वापस आ जाएं। लेकिन जिन्हें स्लिप डिस्क और स्पॉन्डिलाइटिस हो चुकी है फिर वे आगे नहीं झुकेंगे, फिर पीछे करें। यह एपिसोड उन लोगों के लिए है जो इस समस्या से अभी ग्रस्त नहीं है लेकिन इससे बचना चाहते हैं, इसकी भयावहता को देख करके इससे बचना चाहते हैं। और अब साइड में इस तरह से ट्विस्ट करें। फिर दूसरी तरफ करें पूरी एकाग्रता के साथ और पूरा मन लगा करके, तल्लीन होकर के, जैसे इसी में लीन हो गए हों। जब तक आप करें इसको तब तक दुनियादारी सब कुछ छोड़ दें, बस केवल इसी में लीन रहें। फिर इसके बाद बायां एल्बो, बाईं कोहनी दाहिने पैर के घुटने की तरफ हो। वापस आए, फिर दूसरी तरफ, फिर वापस आए। तो इस तरह से हम इसका अभ्यास करें। अब इसी के साथ
यदि आप अपने रीढ़ के निचले भाग को और मजबूत करना चाहते हैं तब आप क्या करें, जो अभी हमने बताया ये तो आप कुर्सी पर बैठ कर के भी कर सकते हैं। जैसे कुर्सी पर आपको बैठने का 7-8 घंटे का समय ऑफिस में गुजारना पड़ता है, तो उस स्थिति में आप हर 1-2 घंटे बाद आप इनका अभ्यास कर लें, जो मैंने अभी आपको करवाया। इसका आप अभ्यास कर लें, आपको कभी भी इससे समस्या से गुजरना नहीं पड़ेगा। और यदि और भी मजबूत करना चाहते हैं, अपने घर पर आप इसका अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप ये करें, तितली आसन में इस तरह से बैठें और अब आप आगे की ओर धीरे धीरे झुकें। अल्टीमेटली हम इतना झुक जाते हैं कि ये पूरा हमारा चेस्ट भी ऐसे ज़मीन पर आता है और पूरा माथा और नाक भी ज़मीन को इस तरह से टच कर सकता है, चिन भी टच कर सकता है, लेकिन पीछे हिप ना उठने पाए। धीरे धीरे वापस आ जाएं पूरी एकाग्रता के साथ। और इसको आप जितना कर पाएँ उतना ही करें। पहले ये नहीं कि आप बहुत ज़बरदस्ती कर लें, एकदम ज़बरदस्ती करके करें तो समस्या ना हो तब भी आपको आ जाए। आपको धीरे धीरे आज इतना कर सकते हैं, फिर 15 दिन बाद थोड़ा और बढ़ेगा, फिर 20 दिन बाद और बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे आप लेट जाएंगे। तो आप इसका अभ्यास करें। फिर इसके बाद आप एक क्रिया और है उसका अभ्यास करें और वह है सुप्त वज्रासन। पीछे की ओर इस तरह से आप लेट जाएं और इसमें सिर का पिछला पार्ट वह ज़मीन पर हो, ऊपर वाला पार्ट नहीं। सिर के पिछले पार्ट को यानी मेडुला को आप इस तरह से ज़मीन पर करें और प्रयास करें कि दोनों पैर के घुटने टच रहें, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपका पूरा लंबर, सेक्रल, कॉक्सिजियल, स्पाइन का नीचे की सारी वर्टिब्रा, पूरा पेल्विक गर्डल बहुत मजबूत हो जाता है। इतना मजबूत हो जाता है, अगर आप इसमें 2-4 मिनट तक रुकने का अभ्यास कर लें, और ये इसमें लगेगा आपको 2-3 महीने, तो आप ये देखेंगे कि आपको इस अंग में तो कभी समस्या आ ही नहीं सकती। आपको 4-6-10 घंटे आपको रेगुलर सीधा रोज़ बैठे रहना पड़े तब भी आपको ये समस्या आपके पास नहीं फटक सकती है। इसके बाद आपको एक और आसन, महत्वपूर्ण आसन करना है और वह आसन है जानुशिरासन। दोनों हाथ को इस तरह से ऊपर उठाएं और फिर आगे की ओर झुकें। पीछे अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखते हुए जितना आप आगे झुक सकते हो उतना झुकेंगे। पीछे रीढ़ का कमर का भाग बिल्कुल सीधा है। फिर जितनी देर रुकना चाहे रुकें, फिर वापस आ जाएं। यही क्रिया फिर हम दूसरे पैर से करें। फिर वापस आ जाएं। और इसी के साथ यदि आप उष्ट्रासन का अभ्यास कर लेते हैं तो आपको सोने पर सुहागा होगा। उष्ट्रासन में अपने दोनों हाथ की हथेलियों को हम अपनी एड़ियों पर लाते हैं और हिप को आगे की ओर खूब पुश करते हैं जितना कर सकते हो। फिर धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। लेकिन यह आप प्रारंभिक स्थिति में पहले ही दिन आप यहाँ तक इस तरह नहीं कर पाएंगे। हो सकता है पूरा ना कर पाएँ तो आप एक ही हाथ से करें। फिर कुछ दिनों बाद दोनों हाथ से होने लगेगा, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है जिसको हम शलभासन कहते हैं। एक पैर को इस तरह से बिल्कुल सीधा उठाएं, रोकें, फिर वापस। फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाएं, रोकें, सीधा, और फिर वापस आए। फिर दोनों पैर से करें। वापस। यह हमारा अर्धशलभासन और शलभासन है। फिर इसके बाद आप भुजंगासन भी करें।
फिर वापस आ जाए। इतने आसनों का आप नियमित अभ्यास करें और फिर साथ में प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम में हमें महत्वपूर्ण प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। यदि हम इन दो प्राणायामों का अभ्यास करें तो निश्चित रूप से हमें इस रोग की चपेट में कभी नहीं आना होगा, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम वह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत मजबूत कर देता है और हड्डियों से जितनी भी समस्याएं हैं संबंधित, वे सारी समस्याएं वात रोग के अंतर्गत आती हैं। यानी जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है तब ये समस्याएं पैदा होने की गुंजाइश बढ़ जाती हैं। और उसका कारण क्या है? मानसिक तनाव है। तो यानी हम समग्र रूप में अपने सिस्टम को इस तरह से स्वस्थ रखते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, अपने दाहिनी नासिका को हम इस तरह से बंद कर दें और बाईं नासिका से हम डीप और फास्ट श्वास अंदर लें और डीप और फास्ट श्वास फिर उसी नासिका से बाहर निकाल दें। इस तरह से 15 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार, जितना आप कर सकते हो करें। फिर यही चीज़ दूसरी नासिका से करें। फिर यही चीज़ दोनों नासिकाओं से एक साथ करें। तो यह हमारा भस्त्रिका प्राणायाम का एक चक्र है। प्रारंभ में आप एक चक्र करें, फिर धीरे धीरे आप एक हफ्ते बाद चक्रों की संख्या बढ़ा दें, या आप एक हफ्ते बाद, जैसे अभी आप एक चक्र में 15 श्वास इस नासिका से, 15 श्वास इस नासिका से, 15 श्वास दोनों नासिका से कर रहे थे, तो अब इसको 30 श्वास करना शुरू कर दें। तो 30 श्वास का एक चक्र कर लें। फिर धीरे धीरे पहले 50, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे 50 श्वासों का एक चक्र कर लें। तो जब आपका 50 श्वास तक का हो जाए तब फिर आप दूसरा चक्र शुरू करें, और दूसरे चक्र में भी फिर आप पहले 15 से, फिर 30 से, फिर 50 इस तरह से लाएं। यानी दूसरे में भी आप जो है फिर 15 इससे लिया, 15 निकाला, 15 इससे लिया, 15 निकाला, फिर 15 दोनों से किया, तो इस एक चक्र ये और हो गया। फिर इसको भी 50 तक ले जाएं। तो इस तरह से यह हमारा भस्त्रिका प्राणायाम हो। लेकिन ये ध्यान रखें कि इसमें 4-5 चक्रों से ज़्यादा हमें भस्त्रिका या कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। किसी भी उसमें 4-5 चक्रों से ज़्यादा अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो हमारा जो अंदर का मेटाबॉलिक सिस्टम है उसमें असंगति पैदा हो सकती है, दूसरा इसमें हमारी ग्लैंड्स में भी असंगति पैदा हो सकती है। तो इसलिए इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम नाड़ी शोधन या उज्जयी कर लें, या आप चाहें तो शीतली और शीतकारी भी कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, शीतली और शीतकारी में होता है कि ठंडक के समय में इसका नहीं करना चाहिए, लेकिन नाड़ी शोधन और उज्जयी हर एक मौसम में किया जा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि नाड़ी शोधन कैसे करते हैं। नाड़ी शोधन में हमने अपनी दाहिनी नासिका को बंद किया और बाईं नासिका से धीमी और लंबी श्वास अंदर ली। रोक लिया, फिर इससे बाहर निकाला, फिर इससे अंदर लिया, फिर इससे बाहर निकाला। यह एक चक्र हुआ। अब इसके आप धीरे धीरे, पहले तो शुरुआत में 6 चक्रों का इस तरह से अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे 12 का, फिर 18 का, फिर 24 का, फिर 30 का, इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं। और इसका अभ्यास आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह मेटाबॉलिक सिस्टम को हमारे बहुत स्ट्रांग भी करता है और संतुलित भी करता है। तो इस तरह से यह नाड़ी शोधन प्राणायाम है। जो लोग चाहें वे उज्जयी का भी अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद हमें अपने मानसिक स्थितियों के लिए ध्यान देना है, क्योंकि मन यदि तनाव युक्त है
मन में वरीज़ हैं, मन में स्ट्रेस और एंजाइटी है, मन जो है हमेशा चिंताग्रस्त रहता है, मन डिप्रेशन में रहता है, हमारी कुछ इच्छाएं हैं वे नहीं पूरी हो पा रही हैं, तो उस स्थिति में वे सारे थॉट्स जो है हमारे चित्त पर अंकित होते जाते हैं, इम्प्रिंट होते जाते हैं और वे हमारे डीप में पहुंचते जाते हैं। यदि आप ध्यान और योग निद्रा का प्रतिदिन अभ्यास करें तो जैसा कि हम लोगों के सामान्य जीवन में होता ही है कि तनावग्रस्त जीवन रहता है, कुछ न कुछ तनाव हमेशा बना रहता है, कुछ न कुछ तनावयुक्त चीज़ें हमेशा जीवन में बनी रहती हैं। लेकिन जब वह तनाव लंबे समय तक हमारे चित्त पर बना रहेगा तो वह एक बीमारी बन जाती है और वह बीमारी हमारे शरीर को खोखला करने में, हमारे सिस्टम को खोखला करने में लग जाती है और सिस्टम को एक दिन फिर पूरी तरह से खोखला कर देती है। तो यदि आप उससे बचना चाहते हो, जो कि हमारे सारे रोगों का वही कारण है, यदि आप उससे बचना चाहते हो तो प्रतिदिन योग निद्रा या ध्यान का अभ्यास करें, योग्य मार्गदर्शन में अभ्यास करें। और इसके लिए हमारे यहाँ पर हमने वीडियोस के लिए बनाई हैं, यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, वहाँ पर भी आप उसे देख सकते हैं। और फिर इसके बाद आहार पर आता है और आपकी जीवन शैली पर आता है। आहार विहार बहुत महत्वपूर्ण है। आहार संतुलित लें, प्राकृतिक लें, भूख से ज़्यादा बिल्कुल ना खाएं, खूब भूख लगे तभी खाएं और बहुत बार बार ना खाएं। हम लोग क्या करते हैं कि बार बार खाते रहते हैं, हर एक आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। यह आपके सिस्टम को कमज़ोर करता है। यदि आप प्रतिदिन एक निश्चित समय पर और निश्चित मात्रा में भोजन लेते हैं और बार बार नहीं लेते हैं तो आपका पूरा पाचन तंत्र, निष्कासन तंत्र स्वस्थ रहता है। यह आपके मन को भी स्वस्थ रहने में मदद करता है और मन स्वस्थ रहता है तो फिर पाचन तंत्र को भी स्वस्थ करने में मदद करता है। आपकी जीवन शैली को भी सुधारता है, आप फिर उल्टा सीधा खाने का मन ही नहीं करेगा यदि मन शांत रहता है। जिस दिन मन तनावग्रस्त होता है उसी दिन फिर उल्टा सीधा खाने का मन करता है। तो इसलिए आप अपने मन को ठीक रखें और अपने आहार विहार को ठीक रखें। तो इस तरह से इस समस्या के विषय में इतना है। नमस्कार।